दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बही खाता विषय का आईएमपी क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए रामबाण औषधि साबित होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली और भी अपडेट मिलती रहे। और बिना देर किए या आप लोगों को मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश वाले जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से। आप लोगों को मैं कितने बताऊंगा? 32 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार का पेपर वगैरह वायरल वगैरह की तो बात भूल ही जाएं आप। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना और याद करें इनको अच्छे से। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे पुराना लाभ हानि अनुपात। ठीक है, ये उत्तर लिखेंगे पुराना लाभ हानि अनुपात। साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का जो बंटवारा है वो पुराना लाभ हानि अनुपात में होता है। इसके बाद दूसरा देखिए प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, साझेदार का दायित्व होता है सीमित पूंजी तक सीमित इनमें से कोई नहीं या असीमित? तो साझेदार का जो दायित्व होता है वो होता है असीमित होता है दोस्तों। तो ये करेक्ट करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए। अगला है आपका क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला है, अवशिष्ट याचना पर सारणी ए के अनुसार ब्याज की दर होती है। जो अवशिष्ट याचना है उसमें याद रखना सारणी ए के अनुसार ब्याज की जो दर है वो कितनी होती है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे 10% होती है, 10%। अगला है, स्थायी संपत्तियों पर किया गया जो व्यय है वो क्या कहलाता है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, स्थायी संपत्तियों पर किया गया जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसके बाद में रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित लेखांकन प्रमाप है। तो इसमें आप लोग उत्तर लिखेंगे लेखांकन प्रमाप नंबर 3। लेखांकन प्रमाप, ये जो प्रमाप नंबर है ये ध्यान रखना है, प्रमाप नंबर 3 है, रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति आ चुकी है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। देखिए, पहला है आपका, गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो याद रखना समाज सेवा, पहले में आप लिखेंगे समाज सेवा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, साझेदारी का जन्म से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिखना अनुबंध या ठहराव, अनुबंध या ठहराव। वसूली खाता एक प्रकार का, तो याद रखना वसूली खाता एक प्रकार का कैसा खाता होता है? तो वो होता है आपका चालू खाता। वसूली खाता एक प्रकार का कैसा होता है? तो याद रखना चालू खाता होता है। इसके बाद में अगले रिक्त स्थान हम देखते हैं। ये आप लोगों के मतलब नाम मात्र का खाता होता है जिसको अपन चालू खाता भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी के स्वामी माने जाते हैं समता अंशधारी। नाम मात्र के कंपनी के स्वामी नहीं माने जाते हैं, ये आधे स्वामी होते हैं कंपनी के स्वामी, समता अंशधारी। चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे 1 वर्ष। और अगला और लास्ट ये है, इसमें ध्यान रखना खालिस्तान ऋण समता अनुपात। तो दीर्घकालीन, क्या लिखेंगे इसमें? दीर्घकालीन लिखेंगे। देखिए, अब आपका अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। प्राप्ति एवं भुगतान खातों जो खाता है सभी पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश है। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य के बाद में अगला देखिए। अगला जो है वो
किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट देखिए, फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, तो यह है असत्य। इसके बाद कंपनी के अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, तो ये भी आप लोगों का असत्य है। इसके बाद स्टॉक में वृद्धि तरल अनुपात में होगी, तो इसमें ये भी असत्य है। और लास्ट देखिए, वित्तीय विश्लेषण का प्रयोग केवल प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे ये यहाँ पर दे ही रखे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, अब आ चुकी है आपकी जोड़ी सामान्य लाभ, तो इसके आगे आप लिखेंगे अधिलाभ। प्राप्ति भुगतान खाता है, तो इसके आगे आप लिखेंगे वास्तविक खाता। वसूली खाता है, तो वसूली खाता इसमें लिखेंगे फर्म के समापन पर खोला जाता है वसूली खाता। ऋण पत्रधारी, तो ऋण पत्रधारी उसमें आप लिखेंगे कंपनी के ऋणदाता। पूर्वदत्त व्यय, तो पूर्वदत्त व्यय जो है इनके आगे आप लिखेंगे चालू संपत्ति। पूर्वदत्त व्यय के आगे चालू संपत्ति। और वार्षिक हास, तो इसमें लिखेंगे गैर नकद मद। गैर नकद मद, ये जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय है, तो उसमें आप लिखेंगे चंदा। वो क्या करते हैं? चंदा उगाते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय चंदा होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तर सहित आप लिखेंगे अच्छे से पूरा का पूरा। देखिए, क्या लाभानुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? तो इसमें आप लिखेंगे लाभानुपात में परिवर्तन पर ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? नहीं है, बिल्कुल। इसके बाद क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? तो इसमें भी आप लिखेंगे नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिए। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निर्गमित अंशों से कम के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति क्या कहलाती है? तो अल्प अभिदान कहलाती है, अल्प अभिदान। इसके बाद शुद्ध विक्रय में से क्या घटाने पर बेचे गए माल की लागत ज्ञात होती है? तो सकल लाभ का अनुपात घटाने पर जो है लागत मतलब ज्ञात हो जाती है। इसके बाद अगला देखिए, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ है? तो संचालन क्रियाओं का रोकड़ है। ठीक है, संचालन क्रियाओं का। अब मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड अक्षर में लिखा हुआ है, ताकि आपको और भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।